हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज ना इस वीडियो में मैं आपको, ये कोई मोटिवेशनल कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, ये ना मेरी रियल स्टोरी है। इस वीडियो में मैं ना आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी। मैंने क्या प्लान किया था, किस स्ट्रेटजी के साथ मेरे क्लास 10th और 12th बोथ क्लासेस में, बोथ बोर्ड क्लासेस में मेरे 100 मार्क्स थे। तो अगर मैं एक एवरेज स्टूडेंट होकर भी 100 मार्क्स ला सकती हूँ ना मैथ में, तो भाई आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ना ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है और इसमें ना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप प्लान किया था और किस तरीके से सेम 10th और 12th में मेरे 100 मार्क्स थे। और मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं थी। क्लास 9 तक ना मुझे मैथ से बहुत डर लगता था। मतलब मेरे को ये होता था किसी तरह 40 मार्क्स आए और मैं सिर्फ पास हो जाऊं। फिर क्लास 10th में ऐसा मैंने कौन कौन से स्टेप फॉलो किए जिससे मैं इस 40 मार्क्स से 100 मार्क्स तक का सफ़र तय कर पाई। तो अपना वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। और ये मेरी क्लास 10th की डीएमसी है। ये मैथ्स में देखो आप, मेरे 80 मार्क्स थे, ये मेरे थ्योरी के थे, ये प्रैक्टिकल के, और ये मेरे 100 मार्क्स थे। क्लियर? तो अपना लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिलेबस और बुक्स। आपका सिलेबस और बुक्स आपको क्या क्या रखनी है। तो भाई सिलेबस तो आपका जो भी, आप सीबीएसई में हो तो सीबीएसई का आपका जो भी सिलेबस है वही रहेगा, और अगर आप एचबीएसई में हो तभी भी आपका सिलेबस वही रहेगा। तो दोनों में ना आपको सिलेबस या तो आप एक बार जाके साइट पे चेक कर लेना भाई, और अदरवाइज ना कोई ज़रूरत नहीं है साइट की भी अगर आप नहीं कर सकते। एनसीईआरटी की जो बुक है ना, इसमें ना इंडेक्स पेज जो है जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपके ये चैप्टर है, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, रियल नंबर, ये सब, वो सब ना आपका सिलेबस ही है। वो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है ना, यही आपका बोर्ड की तरफ से सिलेबस है। क्लियर? तो मेरी जो सबसे पहली स्ट्रेटजी प्लान रहा था ना, वो एनसीईआरटी ही था। अब स्कूल में तो आप भी जा रहे होंगे और सबसे पहले आपको एनसीईआरटी ही क्लास टीचर ने करवाई थी। लेकिन हमें क्या लगता है स्टूडेंट्स को, बच्चों को, कि इतनी सी बुक से भाई कैसे 100 मार्क्स आ सकते हैं, कैसे भाई कोई अच्छे मार्क्स ला सकता है। हमारा दिमाग ना ये रहता है कि हम ना बहुत सारी बुक करेंगे, हम कम से कम 5-6 बुक्स करेंगे ना, तब जाके हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन ना ये बहुत बड़ी गलती रहती है। हमें टीचर्स बार बार बोलते हैं कि अपना एनसीईआरटी अच्छे से करो, एनसीईआरटी अच्छे से करो, लेकिन नहीं, हमारा दिमाग क्या रहता है कि भाई 5 बुक्स करनी पड़ेंगी तब अच्छा स्कोर होगा, जो कि ना बिल्कुल गलत है। आप ना सबसे पहले एनसीईआरटी अच्छे से कंप्लीट करनी है। कैसे कंप्लीट करनी है? जैसे आपको चैप्टर 1 करवाया जा रहा है तो टीचर क्या होगा, आपको फर्स्ट एक्सरसाइज सोल्व करवाएगा, फिर आपको सेकंड एक्सरसाइज सोल्व करवाएगा। तो आपको ना नोटबुक बनानी है अच्छे से। ठीक है, मैं आपको नोटबुक का भी दिखाती हूँ अभी मैंने कैसे बनाई थी। तो नोटबुक में ना आपको प्रॉपर एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन नोट करना है। जो भी टीचर बोर्ड पे सॉल्यूशन करवाएगा ना, आपको नोट जरूर करना है। क्लियर? ये मैंने लगा रखा है कुछ अपनी क्लास 12th की ही नोटबुक है ये। सेम आपको ना 10th में हो तो आपको 10th में प्रॉपर ऐसे एक्सरसाइज के साथ एवरी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के प्रॉपर आपको नोटबुक जरूर बनानी है। ये ना आपको बहुत हेल्प करेगी जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, एनसीईआरटी कंप्लीट करने के साथ साथ ना आपको नोटबुक जरूर बना के चलना है। एवरी एक्सरसाइज का, जो भी एक्सरसाइज टीचर सोल्व करवा रहा है, सबकी नोटबुक बनाते चलो। ऐसे करते करते ना आपका ये कंप्लीट एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और साथ में आपकी नोटबुक कंप्लीट होएगी। आपके पास ना खुद के नोट्स बने तैयार हो जाएंगे। और ये कोई पूरे 12 महीने में करना है भाई, आपको बहुत इजी रहता है ये, कोई इतना टफ नहीं है। साथ के साथ करोगे ना, कुछ मुश्किल नहीं है। तो मैंने साथ के साथ अपनी एनसीईआरटी जो क्लास में चल रही थी वो, और साथ में नोटबुक जरूर बनाई और उसको बहुत सेफ रखा लास्ट टाइम तक। ऐसा नहीं कि बीच में गुम कर दिया। अब और कोई बुक्स भाई क्या करें, एनसीईआरटी खत्म होगी और कुछ नहीं करना, पहले एनसीईआरटी करो। अब इसी को पहले रिवाइज तो कर लो भाई। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि एनसीईआरटी तो खत्म कर ली भाई, टीचर ने करवा दी, नोटबुक बना ली, अब कोई दूसरी बुक उठा के ले आते हैं। ये गलती मत करना, बहुत बड़ी गलती है। और ना इससे क्या होगा, आप अलग अलग बुक ट्राई करते रहोगे और कुछ नहीं होएगा लास्ट में कंक्लूजन। तो एनसीईआरटी पहले किया है ना, इसको रिवाइज करेंगे। अब रिवाइज करना कैसे है, नेक्स्ट है हमारा रिवाइज कैसे करना है हमें। तो प्रैक्टिस या फिर रिवाइज, ये सबसे सीक्रेट पार्ट है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब ना आपने एक तो नोटबुक लगाई थी जिसमें आपने एनसीईआरटी के सोल्यूशन बनाया था। ठीक है, अब 2 नोटबुक और लगाओ। क्या करना है उन दोनों नोटबुक में, मैंने कैसे किया था, 2 नोटबुक लगाई थी। एक नोटबुक में तो मैं करती थी फॉर्मूले नोट, जो भी आपके चैप्टर वाइज फॉर्मूले हैं ना वो नोट करने हैं। कैसे? जैसे आप चैप्टर 1 रिवाइज कर रहे हो तो जो भी चैप्टर 1 के रिवीजन है, जो भी उसके फॉर्मूले बनते हैं वो
प्लस में जैसे कोई आपने देखा कि अगर एलसीएम एचसीएफ सोल्व करते टाइम कोई ट्रिक आई है, आपके माइंड ने सोचा, उसको कैलकुलेट किया, खुद से ऑब्जर्व किया, तो आप खुद से जो भी ट्रिक ऑब्जर्व कर रहे हो ना वो उसमें लिखनी है। वो आपकी पर्सनल नोटबुक होगी, एक तरीके से आप ये मान लो आपकी खुद की डायरी है वो। तो जो फॉर्मूले वाली नोटबुक है ना, ये आपकी डायरी है, इसमें आप खुद की ऑब्जर्वेशन लिखोगे। आप कोई क्वेश्चन सोल्व करने हो, आपने ना उसमें कुछ अलग से तरीका लगाया, कुछ ऑब्जर्व किया कि अगर ऐसा होता है ना तो हम इस स्टेप से कर सकते हैं, वो सब ऑब्जर्वेशन लिखनी है आपको इसमें, ठीक है। तो जो फॉर्मूले हैं वो लिखो। अगर आपको अलग से कुछ ऑब्जर्व होता है, कोई भी एक चैप्टर में अगर एक पॉइंट भी मिलता है ना, तो बस आप एक पॉइंट ही लिखो। कोई ज़्यादा बहुत बड़ा कुछ करने की अलग से ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक बेसिक करते चलो। तो एक फॉर्मूले की नोटबुक प्लस में एक नोटबुक क्या थी भाई, जो मैं टेस्ट दे रही हूँ, ठीक है, उस टेस्ट में जो भी क्वेश्चन गलत थे वो क्वेश्चन नोट करने हैं, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो मिस्टेक बुक, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं मिस्टेक नोटबुक। तो जो भी आप गलतियां करोगे ना उसकी अलग से एक नोटबुक लगा लो। कोई ज़्यादा बड़ी लगाने की जरूरत नहीं है, आप पतली सी कोई 20-30 रुपए वाली लगा सकते हो, ठीक है। तो ये 2 नोटबुक लगानी है प्रैक्टिस के टाइम पे। तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, चैप्टर वाइज करो। देखो जैसे मैंने चैप्टर 1 उठाया, तो चैप्टर 1 में ना पहले सबसे पहले आपको डेली 1 एक्सरसाइज तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है। एक एक्सरसाइज सोल्व करते चलो, कोई ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है। अगर किसी में 5-6 क्वेश्चन है तो आप एक एक्सरसाइज कर सकते हो पर डे। अगर किसी में 10 से 12 क्वेश्चन होते थे ना, तो मैं क्या करती थी, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेती थी। मतलब भाई 5-6 क्वेश्चन एक दिन में, फिर 5-6 क्वेश्चन नेक्स्ट डे में, ऐसे कर सकते हो आप। अगर कम क्वेश्चन है तो एक दिन में कर लो, ज़्यादा है तो 2 दिन में कर लो। तो डेली ना आपको एक एक एक्सरसाइज करके सोल्व करनी है, क्लियर। अब उसमें ना आपको टफ क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, जो भी टफ क्वेश्चन होंगे ना उसको ऐसे मार्क कर लो, क्लियर। अब आएंगे टेस्ट। टेस्ट कैसे देने हैं, सबसे पहले टेस्ट दो एक्सरसाइज वाइज। भाई अगर आपके एक स्कूल में टेस्ट हो रहे हैं डेली, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो रहे ना, अपने आस पड़ोस कोई 500 रुपये खर्च करके ना कोई एक ट्यूशन रख लो, कोई जिसको मैथ का बैकग्राउंड हो, उसे बस ये बोलना है कि भाई डेली मेरे टेस्ट लेने हैं। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, मेरे तो स्कूल में टेस्ट हो रहे थे तो मेरा उससे हो गया था। अगर आपका नहीं हो पा रहा तो आप टेस्ट के लिए अलग से सिर्फ ट्यूशन रखो, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देने हैं वहाँ पे। आपको क्या करना है, एक्सरसाइज वाइज डेली टेस्ट देना है, ठीक है। डेली आपका एक एक एक्सरसाइज का टेस्ट होएगा। यहाँ पे जो भी मिस्टेक होएंगी वो आप इस नोटबुक में नोट करोगे, क्लियर। वो नोट करते चलना है बस। फिर आप एक्सरसाइज वाइज सोल्व कर चुके हो, फिर करो चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज में आपके 12 चैप्टर हैं तो 12 टेस्ट आपके ये हो गए, ठीक है। यहाँ पे जो भी मिस्टेक होएगी इस नोटबुक में नोट करो, क्लियर। आप इसमें गैप ले सकते हो, जैसे एक टेस्ट दिया फिर एक दिन का गैप, जब आप चैप्टर वाइज ले रहे हो, फिर एक दिन टेस्ट दिया फिर एक दिन का गैप, ऐसे करके कर सकते हो। भाई चैप्टर वाइज हो गया। अब क्या करो, थर्ड में 3-3 करके चैप्टर डिवाइड कर लो ऐसे। अगर 12 चैप्टर है ना, 3 चैप्टर का एक साथ, फिर 3 चैप्टर का, फिर 3 चैप्टर का, फिर 3 चैप्टर का, ऐसे करके टेस्ट दे लो, क्लियर। तो 4 टेस्ट आपके ये हो गए। इन 4 टेस्ट को 2 अच्छे से रिवाइज करो, जो भी मिस्टेक है वो करो यहाँ पे। फिर कर लो 4-4-4, ठीक है। मैंने तो भाई ऐसे ही किया था। बस ये आपने टेस्ट दे लिए ना इतने, तो आपका काम हो जाएगा। आपने टेस्ट देते रहना है और यहाँ पे मिस्टेक नोट करते रहना है। अब ना ब्रेक लो कुछ, अब ब्रेक लेके ना जो भी मिस्टेक थी ना उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ठीक है। 2-4 दिन का ब्रेक लो, इन प्रैक्टिस करो जो भी आपकी मिस्टेकन रही थी, क्लियर। उसके बाद ना फुल टेस्ट लगाओ, फुल टेस्ट लगाओ पूरे 3 घंटे का। जो भी टाइम पीरियड आपका एग्जाम के हिसाब से 3 घंटे रहता है ना, तो 3 घंटे का पूरा टेस्ट रहता था। उसमें हम क्या करते थे, जो भी हमें क्वेश्चन पेपर मिलता था टीचर बना के देते थे, हम उसको प्रॉपर भाई सोल्यूशन बना के उसकी पूरी शीट वगैरह बना के दे के आ जाते थे टीचर को। फिर हमें जब चेक होके मिलता था, जो जो भी क्वेश्चन गलत होते थे भाई मैं उसको ना मिस्टेक वाली नोटबुक में नोट कर लो। कर लिया नोट, नोट करने के बाद ना उसको बाद में हम प्रैक्टिस करके देखते थे। तो इससे क्या होएगा, लास्ट तक आते आते ना आपकी एक अलग से नोटबुक तैयार हो गई थी, जिसमें ना वो क्वेश्चन थे भाई जो करने में ना मेरे को दिक्कत आई थी, ठीक है। अब लास्ट के टाइम पे ना बस मेरे को ये नोटबुक के क्वेश्चन बार बार करने हैं, क्योंकि भाई बाकी क्वेश्चन तो मैं बार बार प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, मेरे हो चुके हैं। तो ये नोटबुक तैयार हो चुकी है, जिससे मेरे को अब इधर उधर कुछ नहीं देखना। ये नोटबुक ही मेरी अलग से बुक बन गई है, क्लियर। तो एनसीईआरटी करते रहो, ये क्वेश्चन करते रहो, ये हो गया। फॉर्मूले डेली रिवाइज करने ही है, इतना हो गया ना, ये प्रैक्टिस होगी। उसके बाद अलग से अगर आपको कुछ करना ही है ना भाई, अलग से क्या बुक करें, तो PYQ उठाओ, बस 5 साल के भी उठा लो। 5 साल के ना क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सोल्व कर लेना। मैंने तो भाई यही किया था, सिर्फ क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ना PYQ सोल्व कर लेना 5 साल के। हर क्वेश्चन बार बार सोल्व करना है। 5 साल के अगर पेपर उठाओगे ना तो इसी को 3-4 बार कर दो बस, कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी कर लो,
अपनी मिस्टेक को नोट कर करके वो क्वेश्चन बार बार कर लो, फॉर्मूले सारे चैप्टर के इसमें नोट करके बार बार बस ये रिवाइज करते रहो और एक PYQ कर लो। इससे ना आपका काम हो जाएगा। मैंने तो यही किया था, ठीक है। अब है राइटिंग स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहेगी, सबसे इंपॉर्टेंट। भाई एग्जाम में लिखोगे कैसे, तो जैसे कोई क्वेश्चन आता था, मैंने क्या किया, क्वेश्चन आया उसको ना प्रॉपर पहले तो स्टेटमेंट लिखेंगे, भाई लेट अस कंसीडर, हमने जो भी कंसीडर किया है वो प्रॉपर लाइन में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ना आपको ना बहुत क्लीनली लिखना है ऐसे, इतना आपका मान लो ये आपने यहाँ पे सोल्व कर दिया, सॉल्यूशन दे दिया। अब आपका जो लास्ट में आंसर आया ना उसको आपको ब्रैकेट में जरूर लिखना है। जैसे मान लो x की वैल्यू 4 आई तो आप इसको ऐसे नोट करके जरूर लिखोगे, ताकि टीचर जो चेक कर रहा है ना उसका एकदम से दिमाग में जाए कि भाई ये आंसर है। क्लियर। तो अब जो आपका एक्सप्रेशन है ना वो बहुत क्लीन रहना चाहिए। मेरा तो यही था, प्रॉपर स्टार्टिंग में आप लिखो, आपको ये नहीं लिखना आता ना, क्वेश्चन में से ही मिल जाता है ये लेट अस कंसीडर, जो भी स्टेटमेंट पार्ट है ना वो आप क्वेश्चन में से ही ढूंढ ढूंढ के निकाल के लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ना प्रॉपर सॉल्यूशन करके और लास्ट में आंसर को जरूर बॉक्स में डाल दो। क्लियर। तो ना भाई मैक्सिमम तो ना आपका जो एक्सप्लेनेशन है ना, जो लिखने का तरीका है वही इंपॉर्टेंट है। लास्ट में अगर आप अच्छा ही नहीं लिख के आओगे पेपर में तो टीचर कहेगा, कई बार तो सही पे भी कट कर देगा। और अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है ना तो कई बार गलत क्वेश्चन पे भी टिक हो जाता है। मेरा ना 1-2 क्वेश्चन था जो थोड़ा सा मतलब मेरे को लग रहा था कि भाई इसमें थोड़ा चेंज हो गया, कुछ मिस्टेक हो गया, उस पर भी अगर टीचर ने 100 मार्क्स आए हैं तो उसका मतलब ध्यान नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि मेरी बाकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी थी कि वो टीचर नोटिस ही नहीं कर पाया। तो क्वेश्चन में ना ज़्यादा कटिंग वटिंग मत करो, बिल्कुल क्लीन साफ सुथरा पेपर करके आना है। क्लियर। अब है नेक्स्ट क्या है, डर लग रहा है भाई, प्रेशर, एकदम से माइंड पे प्रेशर फील होता है, डर भाई हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो कुछ नहीं, आपको ना पूरे साल मेहनत करी है, आपने प्रैक्टिस करी है, PYQ सॉल्व करे हैं, जो जो मैंने जितना बताया ना, अगर आपने इतना किया है ना, डर तो लगेगा। देखो डर मुझे भी लग रहा था, लेकिन मैं क्या सोचती थी कि भाई मैंने किया है, मैंने मॉक लगाए, उसमें मेरे मार्क्स आ रहे थे, कई बार नहीं भी आ रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि भाई कुछ बच्चे तो वो भी हैं जो नहीं कर रहे, कर ही नहीं रहे, लेकिन हम कर रहे हैं ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, एक प्लान के साथ चल रहे हैं ना, तो ये डर तब निकलता था। फिर होता था कि मैं ये क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, मतलब माइंड में ना वो चलता रहता था कि ये क्वेश्चन को मैंने कैसे सोल्व कर दिया, देखो अगर इसका आंसर मैं ऐसे क्वेश्चन देख के बता पा रही हूँ, पता है ये फॉर्मूला होएगा, तो वो डर है ना वो निकलता है। तो अगर आपको डर लग रहा है, थोड़ा प्रेशर सा फील हो रहा है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। एग्जाम से पहले सबको फील होता है भाई, सबको, ऐसा कोई नहीं है, चाहे जिसकी जितनी मर्जी प्रिपरेशन हो, आज की डेट में भी कोई टॉपर भी है ना उसको भी डर लगेगा। ठीक है, हर किसी को डर लगता है, हर किसी को प्रेशर फील होता है। तो आपको ये नहीं सोचना भाई नहीं हो पाएगा, बस कॉन्फिडेंस में रहना है। एग्जाम के टाइम पे ना अपने दिमाग को बस शांत बना के रखना है। अगर आपका दिमाग शांत रहेगा ना, शांति से पेपर अटैम्प्ट करना है, ऐसे हाइपर नहीं होना। ठीक है, शांत रहो। ये प्रेशर वैसे सबको फील होता है, कोई बहुत बड़ी अलग से बात नहीं है, मेरे को भी हुआ था, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है मिस्टेक कैसे अवॉइड करें, भाई क्या नहीं करना। क्लियर। तो मैं अगर आपको बताऊँ ना क्या नहीं करना, जो हर बच्चा मिस्टेक कर रहा है आज के टाइम में, वो क्या है, न्यू बुक्स ट्राई करना। हर कोई ना, मतलब हर तीसरा चौथा बच्चा है ना वो नई नई बुक ट्राई करने पे लगा है। लास्ट मंथ में आके तो बिल्कुल भी नहीं, लास्ट मंथ में आके ना नई नई बुक ट्राई बिल्कुल नहीं करना। ये सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी लाइफ की हो सकती है, अगर आप हर तीसरे दिन जाके मार्केट से नई बुक उठा के लेके आ रहे हो। ठीक है, अब दूसरा क्या है, रट्टा मारना। रट्टे नहीं मारने भाई, मैथ का पेपर में रट्टे मार के आपका काम चल ही नहीं सकता। कंसेप्ट लेके चलो, ठीक है, कंसेप्ट समझते चलो, बस आराम आराम से डेली काम हो जाएगा। रट्टा नहीं मारना बिल्कुल भी। ठीक है, और भाई किसी के साथ कंपैरिजन मत करो, खुद का किसी के साथ कंपैरिजन मत करो। खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, आप यूनिक हो, आप अपने प्लान से चल रहे हो, आपको किसी तीसरे बंदे के साथ कंपैरिजन करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो मैं तो करती नहीं थी, मैं तो खुद मस्त रहती थी। अपने पे फोकस करो, आप खुद पे फोकस करोगे ना तभी रिजल्ट आएगा। दूसरे पे फोकस मत करो, उसके कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे, आप खुद से कंपटीशन करो। अगर आपके लास्ट टेस्ट में मान लो 15 आए थे आउट ऑफ 20, तो आप नेक्स्ट में क्वेश्चन करो 15 प्लस रहे। ठीक है, ये मत देखो भाई तुम क्लासमेट के बाकी किसी के 20 आउट ऑफ 20 थे, भाई अब मैं 21 थोड़ी आ जाएंगे। खुद से कंपटीशन रखो। ठीक है, तो नई बुक्स तो बिल्कुल ट्राई नहीं करनी, रट्टा नहीं मारना, और क्या है, कंपैरिजन नहीं करना। मैं तो करती नहीं थी, आप भी मत करना। अब भाई ये तो मेरे प्लान रहे थे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो लास्ट में ना मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप भी 100 मार्क्स लाना चाहते हो ना, तो बस एक प्लान बनाओ, उसको डेली रहो, उसके साथ ना कंसिस्टेंट रहो। सबसे मेन चीज़, हम क्या करते हैं, 3-4 दिन किसी काम को करते हैं, 5वें दिन आके थोड़ा सा डाउन होएगा, 6ठे दिन आके थोड़ा और डाउन होएगा, 7वें दिन तो पता ही नहीं होता है कहाँ।
ठीक है ना। तो कंसिस्टेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो आपको ना कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। कंसिस्टेंट रहो, एनसीईआरटी करो, ठीक है। अपनी नोटबुक बनाओ प्रॉपरली और बार बार उसे रिवाइज करते रहो। फॉर्मूले की नोटबुक को तो मतलब सोने से पहले फॉर्मूले एक बार रिवाइज करो और सो जाओ, बस इतना सा काम करना है। और काम ही क्या आपको 10th क्लास में 12th क्लास में काम ही क्या है, पढ़ना ही तो है। बस अपना आराम से पढ़ते रहो कंसिस्टेंट होके। अब एग्जाम टाइम है, अच्छे से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसमें ना मैंने आपको कुछ इधर उधर की बातें नहीं बताई, मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया है। तो प्लीज़ अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना। और अगर आपको चाहिए कि प्रॉपर क्या प्लान मैंने रहा था, मेरा टाइम टेबल क्या था, तो आप मुझे कमेंट करना। मैं आपको टाइम टेबल भी आपका लास्ट 15 डेज़ के अप्रोक्स आ चुके हैं, तो मैं वो भी आपको ज़रूर शेयर करूँगी। आप मुझे कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।